ज्ञानदीप यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आप सबको आधुनिक काल की संपूर्ण छायावाद टॉपिक को कवर करूंगी। इससे पहले मैंने हिंदी साहित्य के आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल की प्रथम काव्य धारा भारतेंदु युग, अद्वितीय काव्य धारा द्विवेदी युग के विषय में मैंने वीडियो बनाया है, तो आप लोग जाके प्लेलिस्ट में वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं संपूर्ण छायावाद टॉपिक को कवर करूंगी। वीडियो आपको लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि आप जिस किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपने हिंदी विषय का चयन किया है, तो आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए देखते हैं क्या है छायावाद। छायावाद का पहले क्वेश्चन एक क्वेश्चन बनता है कि छायावाद का समय क्या है। तो छायावाद का समय क्या है? छायावाद का समय है आपका 1918 सन 1918 से 1936 ईस्वी। तो इस समय आपको पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन एक बन जाता है कि छायावाद क्या की समय सीमा क्या है। तो 1918 से 1936 ईस्वी। छायावाद का विकास जो है द्विवेदी युग के पश्चात हुआ। मतलब आधुनिक काल की भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, इसके बाद क्या आया? छायावाद। तो छायावाद का विकास जो हुआ वो द्विवेदी युग के पश्चात हुआ। आधुनिक कालीन काव्य की 1918 से 1936 ईस्वी तक की काव्य धारा को क्या कहा जाता है? छायावाद कहा जाता है। मतलब 1918 से 1936 ईस्वी तक की काव्य धारा को क्या कहा जाता है? छायावाद कहा जाता है। मतलब यही छायावाद की क्या है? समय सीमा है। छायावाद का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? मुकुटधर पांडे ने किया था। किसने किया था? मुकुटधर पांडे ने किया था। मतलब छायावाद के नामकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? मुकुटधर पांडे को दिया जाता है। मुकुटधर पांडे ने सर्वप्रथम श्री शारदा पत्रिका में हिंदी में छायावाद नामक एक निबंध में इन्होंने छायावाद शब्द का क्या किया? प्रयोग किया। किसने किया? मुकुटधर पांडे ने। तो इसीलिए छायावाद के नामकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? मुकुटधर पांडे को। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, या छायावाद के नामकरण का श्रेय किसे दिया जाता है, तो मुकुटधर पांडे को दिया जाता है। छायावाद के प्रवर्तक अथवा जनक पूछा जाएगा तो आप जयशंकर प्रसाद पे टिक करिएगा। छायावाद के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद है। छायावाद में हिंदी ब्रज भाषा के स्थान पर खड़ी बोली कविता पूर्णतः प्रतिष्ठित हो गई। देखिए, हिंदी में कविता के लिए जो ब्रज भाषा का प्रयोग किया जाता है, उसके स्थान पर खड़ी बोली जो है वो पूर्णतः मतलब पूरी तरह से क्या हो गया? प्रतिष्ठित हो गया। इसे साहित्यिक खड़ी बोली का स्वर्ण युग कहा जाता है। मतलब साहित्य में खड़ी बोली का क्या कहा जाता है? स्वर्ण युग कहा जाता है। मतलब साहित्य में खड़ी बोली का जो विकास हुआ, खड़ी बोली जो प्रतिष्ठित हो गई, इसीलिए इस युग को क्या कहा जाता है? खड़ी बोली, साहित्यिक खड़ी बोली का स्वर्ण युग कहा जाता है। किसे? छायावाद को। क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि साहित्य में खड़ी बोली का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? किस युग को कहा जाता है? तो छायावाद को कहा जाता है। छायावाद को रहस्यवाद भी कहा जाता है। छायावाद को स्वच्छंदवादी रचना भी कहा जाता है। छायावादी युग प्रधानतः मुक्तक गीतों का युग है। क्या है? मुक्तक गीतों का युग है। अब देखिए, छायावाद के उदय होने का कारण क्या है? किस कारण से छायावाद का उदय हुआ? तो छायावाद के उदय होने का निम्न कारण है। एक है इतिवृत्तात्मकता और आदर्शवाद के विद्रोह में क्या हुआ? छायावाद का उदय हुआ। मतलब इन दोनों के विद्रोह में ही छायावाद का उदय हुआ। और छायावादी कवियों पे क्या था? स्वच्छंदवादी काव्य का प्रभाव था, इसीलिए इसका छायावाद का उदय हुआ। और सांस्कृतिक चेतना की महत्वपूर्ण भूमिका के कारण ही भी छायावाद का क्या हुआ? उदय हुआ। अब छायावाद की विभिन्न परिभाषाएं, मतलब अब विभिन्न अलग अलग विद्वानों ने छायावाद की विभिन्न परिभाषाएं दी हैं। तो परिभाषाओं से भी क्वेश्चन बनता है। जैसे पंक्ति दी दिया जाएगा, पूछा जाएगा कि छायावाद के संदर्भ में कथन किसने कहा है। तो इसीलिए मैंने आपको परिभाषा यहाँ पे लेकर आई हूँ, जिससे आप लोग इसे नोट कर सके। देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में, जहाँ इसका संबंध काव्य वस्तु अथवा जहाँ कवि उस अनंत अथवा अज्ञात प्रियतम का आलंबन बनाकर अत्यंत चित्रमयी भाषा में प्रेम की अनेक प्रकार से व्यंजना करता है। छायावाद शब्द का दूसरा प्रयोग काव्य शैली अथवा पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में है। तो ये पंक्ति, मतलब ये जो कथन है, एक लाइन दे दिया जाता है, पूछा जाता है कि छायावाद के संदर्भ में ये कथन किसका है। तो आपको पता होना चाहिए, अगर आप इसको पढ़े होंगे तो पता होना चाहिए किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। इसलिए आप लोग इसे 2-3 बार पढ़ने से दिमाग में रहेगा कि कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का है। नंदुलारे वाजपेयी ने छायावाद के विषय में क्या कहा है? मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में
आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की सर्वमान्य व्याख्या है। ऐसा छायावाद के संदर्भ में छायावाद की परिभाषा दी है किसने? नंद दुलारी वाजपेयी जी ने। अब जयशंकर प्रसाद क्या कहते हैं? जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमयी अभिव्यक्ति लगी तब हिंदी में उसे छायावाद के नाम से अभिहित किया गया। ध्वन्यात्म लाक्षणिकता, सौंदर्यमय प्रतीक, विधान तथा उपचार वक्रता के साथ स्वानुभूति की विवृत्ति छायावाद की क्या है? विशेषता है। ऐसा जयशंकर प्रसाद जी ने कहा। महादेवी वर्मा ने क्या कहा? ये भी छायावाद की कवित्री हैं। तो छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है, उसका मूल दर्शन सर्वात्मवाद है। ऐसा महादेवी वर्मा जी ने कहा है। नगेंद्र जी ने क्या कहा है? डॉक्टर नगेंद्र ने, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। एक क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, ऐसे पंक्ति दे दिया गया है कि छायावाद को किसने स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह माना है? तो डॉक्टर नगेंद्र ने। तो इसलिए आप लोग ये पॉइंट जो है याद रखिएगा, ये पंक्ति जो है, क्योंकि पंक्ति पूछ ली जाती है, कथन पूछ लिया जाता है, किसका कथन है? वह एक विशेष प्रकार की भाव की पद्धति है और जीवन के प्रति विशेष प्रकार का भावात्मक दृष्टिकोण है। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने क्या कहा है? छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा। देखिए, नगेंद्र ने क्या कहा है कि विद्रोह है, लेकिन रामविलास शर्मा का मानना है कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा, वरन थोथी नैतिकता, रूढ़िवाद और सामंती साम्राज्यवादी बंधनों के प्रति विद्रोह रहा। परंतु यह विद्रोह मध्य वर्ग के तत्वावधान से हुआ था, इसलिए उसके साथ मध्यवर्गीय असंगति, पराजय और पलायन की भावना भी जुड़ी हुई है। तो ऐसा रामविलास शर्मा ने कहा है, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब देखिए, छायावाद के प्रवर्तक को लेकर भी विद्वानों का अलग अलग मत है। छायावाद के प्रवर्तक के विषय में विद्वानों का मत क्या है देख लीजिए। रामचंद्र शुक्ल क्या मानते हैं? छायावाद का प्रवर्तक किसको मानते हैं? मैथिली शरण गुप्त को मानते हैं और मुकुटधर पांडे को मानते हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावाद का प्रवर्तक कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त और मुकुटधर पांडे। आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी के अनुसार छायावाद का प्रवर्तक कौन है? सुमित्रा नंदन पंत। प्रभाकर माचवे के अनुसार छायावाद का प्रवर्तक माखनलाल चतुर्वेदी। ईला चंद जोशी व अन्य विद्वानों के अनुसार छायावाद का प्रवर्तक कौन है? जयशंकर प्रसाद। तो ये छायावाद के प्रवर्तक और विद्वानों के अनुसार छायावाद के प्रवर्तक हैं। अब देखिए, छायावाद की विशेषता क्या क्या है? हर एक वाद की अपनी अपनी विशेषता होती है, हर एक युग की अपनी अपनी विशेषता होती है। तो छायावाद की विशेषता क्या है? व्यक्तिकता। छायावाद व्यक्ति प्रधान भावधारा की काव्यधारा थी। छायावादी रचनाएं आत्मकथात्मक शैली में लिखी गई। किस शैली में लिखी गई थी रचनाएं? आत्मकथात्मक शैली में लिखी गई थी, क्योंकि यह व्यक्ति प्रधान भावधारा की काव्यधारा है, इसलिए किस शैली में लिखी गई? आत्मकथात्मक शैली में लिखी गई। उदाहरण में देख लीजिए, जैसे मैं नीर भरी दुख की बदली, मैं तो भवाद गति मस्त सदिश है, चाह रहा अपने मन की। ये पंक्ति किसकी है? किसके द्वारा कही गई है? महादेवी वर्मा की। तो ये व्यक्ति प्रधान भावधारा की क्या है? काव्यधारा। तो व्यक्तिता की प्रधानता है इसमें। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन 2 क्या है? नारी की महत्ता, मतलब छायावादी कवियों ने नारी को देवी, माँ, सहचरी, प्राण इत्यादि रूपी में प्रतिष्ठित किया है। मतलब इस युग के कवि जो हैं तो नारी को महत्व देते हैं। तो यहाँ नारी को क्या माने हैं? माँ, सहचरी, प्राण इत्यादि रूप से प्रतिष्ठित किए हैं। जैसे यहाँ पे उदाहरण भी दिख रहे, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। तो ये नारी के संदर्भ में किसने कहा है? जयशंकर प्रसाद जी ने कहा है। कौन सी रचना में? कामायनी रचना में। तो कभी कभी ये पंक्ति दे दी जाएगी, पूछेगी किसने कहा है? जयशंकर प्रसाद ने। और किस रचना से ली गई है? तो कामायनी से है। और है आपका और क्या विशेषता है छायावाद की? स्वच्छंदता का भाव है, जिज्ञासा का भाव है, वेदना और अभिव्यक्ति का भाव है, रहस्यात्मकता का भाव है, राष्ट्रीयता का भाव है, और काव्य में मुक्त छंद और मानवीकरण अलंकार की भी प्रधानता है। अब देखिए, छायावादी कवि कौन कौन से हैं? तो छायावाद के कवि में 4 स्तंभ जो कवि माने जाते हैं, 4 स्तंभ कवि हैं, वे हैं जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत,
सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा। ये छायावाद के क्या माने जाते हैं? 4 स्तंभ माने जाते हैं। क्वेश्चन बनता है कि छायावाद के 4 स्तंभ कवि कौन कौन से हैं? तो जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा है। और छायावाद के जो छायावाद के बृहत रही यानी ब्रह्मा विष्णु महेश जो है माने जाते कवि हैं, वो कौन है? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और लघुत्रयी में कौन कौन है? महादेवी वर्मा, राम कुमार वर्मा और भगवती चरण वर्मा। ये लघुत्रयी में आते हैं। और बृहत्रयी में कौन आते हैं? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अब देखिए, जयशंकर प्रसाद जो कि छायावाद के प्रवर्तक, छायावाद के जनक माने जाते हैं, तो उनके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि इनका जन्म कब हुआ था? 1889 और मृत्यु कब हुआ था? 1937 ईस्वी में। इनके पिता का नाम है देवी प्रसाद, माता का नाम क्या है? मुन्नी देवी। इनके गुरु का क्या नाम है? मोहिनी लाल। और क्वेश्चन बनता है कि जयशंकर प्रसाद का उपनाम क्या है? तो इनको झारखंडी और कलाधार उपनाम दिया गया था। उपनाम से जाने जाते हैं, झारखंडी और कलाधार उपनाम से जाने जाते हैं। तो इनके उपनाम को लेकर भी क्वेश्चन बनते हैं। अब देखिए इनकी काव्य कृतियाँ क्या क्या है जयशंकर प्रसाद की? उर्वशी, वन मिलन। देखिए उर्वशी रचना जो है दिनकर की भी है, रामधारी सिंह दिनकर की भी है। तो आपको अगर ऑप्शन में उर्वशी पूछा जाएगा कि उर्वशी रचना किसकी है, तो ऑप्शन में आपको जयशंकर प्रसाद और रामधारी सिंह दिनकर दोनों रहेगा, तो आप रामधारी सिंह दिनकर पे टिक करिएगा। अगर रामधारी सिंह दिनकर नहीं ऑप्शन में रहेंगे तो आप जयशंकर प्रसाद पे टिक करिएगा। देखिए उर्वशी जो रचना है रामधारी सिंह दिनकर की, वो एक महाकाव्य है। और जयशंकर प्रसाद की रचना उर्वशी जो है वो क्या है? चंपू काव्य है। क्या है? चंपू काव्य। तो आप लोग इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा। वन मिलन, प्रेम राज्य, अयोध्या का उद्धार, शोकोच्छ्वास, वज्रवाहन, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, महाराणा का महत्व, चित्राधार, झरना, आंसू, लहर, कामायनी। ये क्या है? जयशंकर प्रसाद की काव्य कृतियाँ हैं। और इनके उपन्यास भी हैं। क्या उपन्यास है? कंकाल, तितली, इरावती। पूछा जाता है कि जयशंकर प्रसाद का अधूरा उपन्यास क्या है? तो इरावती जो है इनका अधूरा उपन्यास है। क्या है? अधूरा उपन्यास है। काव्य संग्रह क्या है? छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल। ये इनका क्या है? काव्य संग्रह है। नाट्य रचनाएं क्या है? जन्मेजय का नागयज्ञ, कामना, स्कंदगुप्त, एक घूट, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी। देखिए ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त, जन्मेजय का नागयज्ञ, स्कंदगुप्त, ये सब जो है ऐतिहासिक रचनाएं हैं इनकी, इसलिए क्या कहे जाते हैं? ऐतिहासिक कथाकार, ऐतिहासिक नाटक है ये सब, इसलिए क्या कहे जाते हैं? ऐतिहासिक कथाकार माने जाते हैं। जयशंकर प्रसाद की प्रथम कविता सावन पंचक सन 1906 ईस्वी में भारतेंदु पत्रिका में कलाधार उपनाम से प्रकाशित हुई। देखिए इनको कलाधार उपनाम है इनका। तो ये इनका जो ये भारतेंदु पत्रिका में इनका जो कविता है सावन पंचक, 21 उपनाम से प्रकाशित है? कलाधार उपनाम से प्रकाशित है। जयशंकर प्रसाद की प्रथम छायावादी कविता प्रथम प्रभात सन 1918 ईस्वी में प्रकाशित हुई, जो कि किसमें संकलित है? झरना है, झरना में संकलित है। जयशंकर प्रसाद की प्रथम वर्ष पुस्तक का रचना उर्वशी क्या है? चंपू काव्य है। उर्वशी रचना इनकी जो है चंपू काव्य है। और रामधारी सिंह दिनकर की जो रचना उर्वशी है वो क्या है? एक महाकाव्य है। तो उर्वशी इन दोनों की रचना है। तो आप अगर ऑप्शन में उर्वशी रचना में अगर ऑप्शन में जयशंकर प्रसाद और रामधारी सिंह दिनकर दोनों रहेंगे तो आप रामधारी सिंह दिनकर पे टिक करिएगा। अगर ऑप्शन में रामधारी सिंह दिनकर नहीं है तो आप जयशंकर प्रसाद पे टिक करिएगा। खड़ी बोली में जयशंकर प्रसाद का प्रथम काव्य कानन कुसुम है। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित झरना को छायावाद की प्रथम रचना स्वीकार किया जाता है। छायावाद की प्रथम जो झरना इनकी रचना है इसे छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला कहा जाता है। जयशंकर प्रसाद कृत आंसू है। आंसू जो है उसमें 133 छंदों का वीरा प्रधान स्मृति काव्य है, मतलब वीरा प्रधान कृति है एक। और हिंदी का इसे मेघदूत कहा जाता है। जो आंसू इनकी रचना है इसे हिंदी का मेघदूत कहा जाता है। जयशंकर प्रसाद की चित्राधार में इनकी ब्रज में रचित कविताएं संकलित है। प्रसाद कृत प्रेम प्रतीक प्रथमतः ब्रज भाषा में सन 1909 ईस्वी में लिखा गया, जिसका इन्होंने खड़ी बोली में अनुवाद 1914 से। पहले ये ब्रज भाषा में लिखा गया था प्रेम प्रतीक, लेकिन 1914 ईस्वी में क्या किए? इसका खड़ी बोली में अनुवाद किया गया। अब देखिए इनकी जो जयशंकर प्रसाद का जो महाकाव्य है क्या है? कामायनी।
तो कामायनी से क्वेश्चन बनते हैं, तो उसे मैं बता रही हूँ आप लोग को। तो कामायनी में पहले क्वेश्चन बनता है कितने सर्ग हैं, तो कामायनी में कितने सर्ग हैं, 15 सर्ग हैं। रस पूछा जाता है कि रस क्या है, तो शांत रस, निर्वेद रस है। और दर्शन क्या है इसका, समरसतावाद, आनंदवाद दर्शन है। कामायनी में किस दर्शन का प्रभाव है, समरसतावाद और आनंदवाद दर्शन का प्रभाव है। पात्र भी पूछ लिया जाता है, मनु, श्रद्धा, इड़ा, कुमार, ये कामायनी के क्या है, पात्र हैं। कामायनी महाकाव्य के पात्र हैं कौन, मनु, श्रद्धा, इड़ा, कुमार। छंद क्या है इसका, तांटक, तांटक छंद है इसमें। अब देखिए सर्ग जो है, सर्ग के नाम भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर ऑप्शन में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इसमें से कौन सा कामायनी का सर्ग नहीं है, तो आपको नाम पता होगा तभी तो आप लोग टिक कर पाएंगे। तो सर्ग का नाम क्या क्या है, चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। तो ये 15 सर्ग हैं और 15 सर्गों का नाम आपको पता होना चाहिए। कामायनी के जो पात्र हैं वो किसके प्रतीक माने जाते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जैसे कामायनी का जो मनु पात्र है किसका प्रतीक है, मन का प्रतीक है। श्रद्धा जो पात्र है किसका प्रतीक है, ईड़ा, हृदय का। ईड़ा किसका प्रतीक है, बुद्धि का। कुमार किसका प्रतीक है, मानव का। तो ये प्रतीक से भी क्वेश्चन, पात्र किसका प्रतीक है, ये भी क्वेश्चन बनते हैं। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। आचार्य शांति प्रिय द्विवेदी ने कामायनी को क्या माना है, छायावाद का उपनिषद माना है। तो क्वेश्चन बनता है कि किसके अनुसार कामायनी छायावाद का उपनिषद, किसने कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा, तो आचार्य शांति प्रिय द्विवेदी ने कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा। अब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये भी छायावादी कवि हैं, तो छायावाद के कवि हैं, तो इनके बारे में जान लेते हैं। इनका जन्म 1899 और मृत्यु कब हुआ था, 1961 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म स्थान क्या है, महिषादल मेदिनीपुर है। मृत्यु स्थान है इलाहाबाद। पिता राम सहाय त्रिपाठी हैं। पत्नी कौन है, मनोहरा देवी हैं। और पुत्री का इनकी पुत्री का नाम क्या है, पुत्री का नाम क्या है, सरोज। इनकी पुत्री का नाम क्या है, सरोज। अब इनकी काव्य कृतियाँ क्या क्या है देख लीजिए, अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अड़िमा, बेला, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गीतपुंज, साध्यकली। तो पूछा जाता है इनका प्रथम काव्य संग्रह क्या है, निराला जी का अनामिका। अंतिम काव्य संग्रह साध्य काकली। इनकी प्रथम कविता क्या है, जूही की कली। और इनकी अंतिम कविता क्या है, पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ। इनकी अंतिम कविता है किसकी, निराला जी की। पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को हिंदी में मुक्त छंद का प्रवर्तक माना जाता है। मुक्त छंद का प्रवर्तक किसे माना जाता है, तो किसे माना जाता है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को माना जाता है। कुछ आलोचक मुक्त छंद को रबर या किचुआ छंद भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रबर या किचुआ छंद। निराला ने कवित्व को क्या कहा है, हिंदी का जाति छंद कहा है। कवित्व को क्या कहा है, हिंदी का जाति छंद कहा है। निराला ने परिमल की भूमिका में क्या लिखा है, मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। ये पंक्ति कहाँ से ली गई है, परिमल इनकी रचना से ली गई है। और इसमें इन्होंने क्या कहा है कि मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। अब निरालाकृत सरोज स्मृति को हिंदी की सर्वश्रेष्ठ तथा प्रथम शोक गीत कहा जाता है। मतलब अपनी पुत्री के शोक में इन्होंने ये सरोज स्मृति लिखा है। उनकी पुत्री का नाम सरोज था, तो उन्हीं की स्मृति में इन्होंने एक रचना की है। क्या है, जो कि क्या है, शोक गीत है। क्या है ये, प्रथम शोक गीत माना जाता है। हिंदी का सर्वश्रेष्ठ प्रथम शोक गीत माना जाता है। कौन सी रचना इनकी, सरोज स्मृति। ये क्या है, शोक गीत है। निरालाकृत राम की शक्ति पूजा महाकाव्य का उपजीव बाल ग्रंथ कृतवास रामायण है। ये कृतवास रामायण से ये राम की शक्ति पूजा लिया गया है। निरालाकृत तुलसीदास 101 छंदों में रचित एक क्या है, खंड काव्य। तुलसीदास जो इनकी रचना है एक खंड काव्य है और छंद उसमें कितने हैं, 101 छंद हैं। निराला ओज, औदात्य और विद्रोह के कवि हैं। क्या हैं, ओज, औदात्य और विद्रोह के कवि माने जाते हैं। निराला अकुंठ एवं वयस्क श्रृंगार दृष्टि तथा तृप्ति के कवि हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या मानते हैं, बहु वस्तु स्पर्शिनी प्रतिभा निराला जी में है। ऐसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल मानते हैं कि बहु वस्तु स्पर्शिनी प्रतिभा निराला जी में है। अब सुमित्रानंद पंत ये भी छायावादी कवि हैं, तो इनके बारे में जान लेते हैं। इनका जन्म 1900 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु कब हुआ था,
1977 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म स्थान क्या है? कौसानी अल्मोड़ा है। मृत्यु स्थान इनका इलाहाबाद। बाल्य नाम इनका क्या है? गुसाईदत्त। गुसाईदत्त इनका बाल्य नाम है, बचपन का नाम है। और इनकी प्रथम कविता क्या है? गिरजे का घंटा। गिरजे का घंटा इनकी प्रथम कविता है। अभी देखिए इनकी काव्य रचनाओं को विद्वानों ने 4 चरणों में बांटा है। इनके काव्य को विद्वानों ने 4 चरणों में बांटा है। क्या क्या? छायावादी, प्रगतिवादी, अंतश्चेतनावादी और नव मानवतावादी। तो छायावादी में क्या है? उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन, इनकी रचनाएं छायावादी है। और प्रगतिवादी क्या है? युगांत, युगवाड़ी, ग्राम्या। स्वर्ण किरण अंतश्चेतनावादी क्या है? स्वर्ण किरण, स्वर्णधूलि, युगपथ। और नव मानवतावादी क्या है? उत्तरा, कला और बूढ़ा चांद, अतिमा, लोकायतन, चिदम्बरा, सत्यकाम। देखिए सुमित्रानंद नंदन पंत की प्रथम छायावादी रचना क्या है? उच्छ्वास तथा अंतिम छायावादी रचना क्या है? गुंजन है। इनके जो लोकायतन रचना है इसमें ये किसके जीवन पर लिखा गया है? तो ये लोकायतन क्या है? एक महाकाव्य है, महात्मा गांधी के जीवन पर लिखा गया है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है लोकायतन क्या है, किसकी रचना है? सुमित्रानंदन पंत की रचना है। और ये क्या है? महाकाव्य है। किसके जीवन पर लिखा गया है? तो महात्मा गांधी जी के जीवन पर लिखा गया है। सुमित्रानंदन की महत्वपूर्ण कविताओं का संकलन इनकी कविताओं का संकलन है, वो चिदम्बरा शीर्षक में प्रकाशित है। इसी चिदम्बरा के लिए इन्हें क्या दिया गया था? ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये जो इनकी कविताओं का संकलन किसमें है? चिदम्बरा शीर्षक से प्रकाशित है और इसीलिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सुमित्रानंदन पंत की पल्लव की भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र, मैनिफेस्टो कहा जाता है। इनकी पल्लव की भूमिका को क्या कहा जाता है? छायावाद का घोषणा पत्र। पंत जी को संवेदनशील इंद्रियबोध का कवि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संवेदनशील इंद्रियबोध का कवि किसे कहा जाता है? पंत जी को कहा जाता है। सुमित्रानंद पंत मूल रूप से अरविंद दर्शन से प्रभावित थे। किस दर्शन से प्रभावित थे पंत जी? अरविंद दर्शन से प्रभावित थे। महादेवी वर्मा ये भी छायावाद की कवित्री हैं, तो इनके बारे में जान लेते हैं। इनका जन्म 1907 और मृत्यु 1987 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म स्थान है फर्रुखाबाद। इनका मृत्यु स्थान क्या है? इलाहाबाद। पिता इनके कौन है? गोविंद प्रसाद हैं। इन्हें आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि आधुनिक युग की मीरा की उपाधि किसे दी गई है? तो महादेवी वर्मा को दी गई है। ये उपाधि किसको दी गई है? महादेवी वर्मा को। या आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? तो महादेवी वर्मा को कहा जाता है। महादेवी वर्मा को हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी कहा जाता है। इसे भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी कहा जाता है। इनकी काव्य कृतियों के बारे में जान लेते हैं। इनकी काव्य कृतियाँ क्या क्या हैं? निहार, रश्मि, निर्जा, सांध्य गीत, यामा। क्योंकि कृतियों से भी, रचनाओं से भी क्वेश्चन बनता है। आपको दे दिया जाएगा कि यामा किसकी रचना है? तो महादेवी वर्मा की। निहार किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की। तो आपको रचनाओं के बारे में पता होना चाहिए कि कौन किसकी रचनाएं हैं। दीपशिखा, सप्तपर्णा इनकी रचनाएं हैं। महादेवी वर्मा की यामा में देखिए, यामा में उनके निहार, रश्मि, निर्जा, सांध्य गीत के महत्वपूर्ण गीतों का संकलन किया गया। यामा जो इनकी रचना है, इसमें निहार, रश्मि, निर्जा, सांध्य गीत के महत्वपूर्ण गीतों का क्या है? संकलन किया गया है। इनकी जो यामा रचना है, इसी के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया किस रचना के लिए? यामा रचना के लिए। यामा इनकी जो रचना है। महादेवी वर्मा कृत सप्तपर्णा में ऋग्वेद के मंत्रों का हिंदी काव्यानुवाद संकलित है। महादेवी वर्मा की ब्रजभाषा और आरंभिक खड़ी बोली की कविताओं का संकलन सन 1984 ईस्वी में प्रथम आयाम शीर्षक में प्रकाशित है। महादेवी वर्मा को बौद्ध दर्शन से प्रभावित रहस्यवादी कवित्री के रूप में स्वीकार किया गया। ये बौद्ध दर्शन से प्रभावित क्या थी, इसलिए इन्हें रहस्यवादी कवित्री के रूप में स्वीकार किया जाता है। इनका जो सर्वाधिक प्रिय प्रतीक क्या है? इनका दीपक और बादल। इनका सर्वाधिक प्रिय प्रतीक क्या है? दीपक और बादल। छायावाद के अन्य कवि कौन कौन से हैं उनके बारे में जान लेते हैं। तो उदय शंकर भट्ट, इनकी रचनाएं क्या है? राका, मानसी, विसर्जन, युगदीप, अमृत और विष। ये अमृत और विष जो इनकी रचना है, कई बार पूछा जा चुका है कि अमृत और विष किसकी रचना है? तो उदय शंकर भट्ट की रचना है। यथार्थ और कल्पना। मोहनलाल महतो वियोगी, निर्माल्य, एक तारा, कल्पना। लक्ष्मी नारायण मिश्र की रचना क्या है? अंतर्जगत।
डॉक्टर राम कुमार वर्मा की रचना क्या है? रूप राशि, निशीथ, चित्ररेखा, आकाशगंगा। ये किसकी रचना है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा की रचना है। जनार्दन प्रसाद झा द्विज की रचना क्या है? अनुभूति, अंतर्ध्वनि। गोपाल सिंह नेपाली की रचना क्या है? पंछी, रागिनी, उमंग। ये गोपाल सिंह नेपाली की रचना है। केदारनाथ मिश्र की रचना क्या है? चीर स्पर्श, सेतुबंध। आरसी प्रसाद की रचना क्या है? कलापी, संचयिता। ये आरसी प्रसाद सिंह की रचना है। तो ये छायावाद के विषय में आपको संपूर्ण जानकारी दिया है मैंने। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका लाइक शेयर सब्सक्राइब ही हमें मोटिवेट करता है इस तरह के क्वेश्चन लाने के लिए, जिससे आपकी अच्छी तैयारी हो सके, अपने एग्जाम में सफल हो सके। तो इसी तरह की टॉपिक, इसी तरह के क्वेश्चन की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय।